और हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं जिस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स क्या होगा, अलग अलग चार्जेस की वजह से क्यू नॉट पर जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ये जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में है। तो ये अलग अलग फोर्सेज है। इसको मान लो F1 लिखा, इसको हमने F2 लिख दिया, ये F10 लिखा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज F इक्वल टू होगा वेक्टर सम F1 F2 F3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर n चार्जेस है तो Fn, यही कहलाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो F1 चार्ज है कितना, और सर F1 फोर्स कितना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q0। Q0 हमने क्या कहा, टेस्ट चार्ज। तो ये ऐसा इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज होगा जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, या ये किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है। तो उसको हमने केवल एक आइडियल केस होता है, एजम्पशन है कि ऐसा हम कोई चार्ज एज्यूम कर ले जो पॉजिटिव हो, इतना छोटा हो कि किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर सके, तो उसी का नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। तो अगर यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q1, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एजम्पशन है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, मेमोरी के लिए लिख दे रहे हैं Q0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो रिपेल होगा ये, और इस डायरेक्शन में तब फोर्स होगा। यहाँ पर भी प्लस चार्ज है तब भी ये रिपेल होगा। ऐसे जब हम चार्जेस पर कोई साइन नहीं लेंगे तो उसका मतलब वो सभी पॉजिटिव है, जब तक उस पर कोई साइन ना लिया जाए। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तभी वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो भी होगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम इस चार्ज पर नेट फोर्स होगा। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना है, ये है नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना, F इक्वल टू F1। तो वेक्टर लिखा है, सभी वेक्टर में लिखा है। तो F1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पर चार्ज है Q1, तो ये हो गया Q1, दूसरा चार्ज है Q0, और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा हमने क्योंकि उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म लिखा है, वेक्टर के फॉर्म में। तो R1 वेक्टर होगा, यहाँ पर नीचे मॉड होता है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो क्यूब होगा, और अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर। तो इस पर देखिए हमने वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब ये मॉड का स्क्वायर है। ये क्या है, मॉड का स्क्वायर। इसी को हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, और फिर यहाँ R1 कैप, नहीं, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q0। इसी तरह से दूसरा भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब Q2 Q0 अपॉन R2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही, ये जो लिखा है मॉड का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। पहले लिखेंगे R वेक्टर का मॉड, उसके बाद तब स्क्वायर, और फिर यहाँ यूनिट वेक्टर है R1। तो ऐसे यहाँ यूनिट वेक्टर R2 कैप। फिर ऐसे लिखते जाएंगे कहाँ तक, n तक। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Qn Q0 बाई Rn मॉड स्क्वायर Rn कैप। अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तब क्या आएगा, R1 माइनस R2, कुछ इस तरह का आएगा ना। तो R1 माइनस R0, तब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे।
ओरिजिन से दिखाएंगे, क्योंकि उसमें पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, तब उस केस में क्यू हो जाएगा। अभी उस तरह से हमने नहीं लिखा तो ऐसे ही लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये कॉमन ले सकते हो, क्यू नॉट भी सब में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब में है, कि यहाँ पर अलग अलग Q1 बाई R1 मॉड स्क्वायर, फिर R1 यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरह से Q2 बाई R2 मॉड स्क्वायर, फिर R2 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। यहाँ पर Qn अपॉन Rn मॉड स्क्वायर Rn कैट, तो ये हो जाएगा Qn Q नॉट अब चाहे अंदर रखें चाहे बाहर रखें। इसको अंदर क्यों रख सकते हैं, बाहर कब रख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, सब में है, चाहे तो हम इसको यहीं रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखोगे यहाँ भी लिखोगे। अब ऐसे इसलिए लिखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी वैल्यू जो है मालूम है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो केवल कांस्टेंट को बाहर किया है, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको अंदर कर लिया। तो Q हम Q नॉट क्योंकि प्रोडक्ट में था तो इसलिए Q1 Q2 के जगह Q1 Q नॉट Q2 Q नॉट Q3 Q नॉट को बाहर लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो ये होगा नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस पर मेन पार्ट है न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, कल हमने बताया था। अगर बहुत से चार्जेज हैं, किसी एक पर पूछा गया, हो सकता वहाँ टेस्ट चार्ज हो सकता है टेस्ट चार्ज ना हो, जैसे कल लिया था तो टेस्ट चार्ज नहीं लिया था, आर्बिट्रेरी चार्ज भी था, तो हम चाहे टेस्ट चार्ज हो चाहे आर्बिट्रेरी चार्ज हो, लगाएंगे वही वेक्टर सम ही कैलकुलेट करना होगा, चाहे जैसा है। तो जब भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है तो इस तरह से हम टोटल फोर्स किसी एक चार्ज पर निकाल सकते हैं। अगर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में 3 कंडीशंस हो सकती है। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा होता है एरियल या सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट पे, तो एक सरफेस प्लेन पर होता है, प्लेट है ना। तीसरा होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म ही लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो अलग अलग केस में अलग अलग हम निकाल सकते हैं। यही अगर हम डिस्क्रीट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते तब क्या लिखते, ऐसे लेते, देखिए ये यहीं पर हम सारे चार्जेस देंगे, इनके अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स होंगे, और यहाँ एक सिंगल चार्ज मान लो टेस्ट चार्ज हमने लिया Q नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया R नॉट। अब ये मान लो है Q1, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये है Q2, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 लिखेंगे, यहाँ पर Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2। ऐसे मान लीजिए Qn है, तो इसका पोजीशन वेक्टर फिर Rn होगा। ये सबको तो दिखा नहीं सकते, कुछ को आप चाहे दिखा दें। रिजल्ट क्या लिया था, आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई मॉड R1 माइनस R2। कब, जब R1 पर फोर्स था, जब फोर्स R1 पर था। अब फोर्स हम क्या निकाल रहे हैं, हम फोर्स निकाल रहे हैं Q नॉट, कहाँ निकालना है, Q नॉट पर। तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और जिसकी वजह से निकालेंगे उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। जैसे मान लीजिए Q1 है, तो ये हमें चाहिए, ये वेक्टर और इसके नाम, फिर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ से इसके लिए लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेट फोर्स वहाँ भी वैसे ही आएगा, और ये हम ऐसे लिख रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब Q1 Q नॉट तो वही है, यहाँ पर हम इस पर निकाल रहे हैं R नॉट पोजीशन वेक्टर वाले चार्ज पर निकाल रहे हैं, तो R नॉट पहले होगा माइनस R1
मॉड का क्यूब, और यहाँ वेक्टर आर नॉट माइनस R1 ऐसे प्लस ऐसे लिख लें। तो NH के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Qn Q नॉट बाई, अब यहाँ भी R नॉट माइनस Rn मॉड का क्यूब वेक्टर R नॉट माइनस Rn, ये लिखेंगे। चाहे तो फिर इसको बाहर लिखें और उसी तरह से लिखते जाए। तो ये कब है, जब हम उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यूब के टर्म में ऐसे होगा, और अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? कल जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग लिखना है ना। अब इसका नेट रिजल्ट तो तब आएगा जब डिफिनिट वैल्यूज दिए हुए, डिफिनिट डिस्टेंस हो या उनके पोजीशन वेक्टर्स हो, तब आप नेट रिजल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकालिए। नहीं लिखिए, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्म है और वो पोजीशन वेक्टर का फॉर्म है। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है। और ये है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कोऑर्डिनेट में दिए गए। और जो आता था रेगुलर वो नहीं आता। अच्छे तुम्हारा इसीलिए वेक्टर पर हमने इतना ध्यान दिया था। वेक्टर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ही पूछा जाए। सर जी इस बार जो टेस्ट होगा अपना बनाइए पेपर, देखिए पॉसिबल होगा तो अपना सर, जैसे अपना सिलेक्ट किए रहेंगे क्वेश्चन ना तो इरेलेवेंट नहीं रहता है, वैसे में सर बहुत बिना मतलब के नंबर ना आए तो डिप्रेशन फील होता है। दरअसल वो कम सेट नहीं कर लेता है पूरा पेपर उस हिसाब से। हम लोग पास कंप्यूटर है नहीं, बिना कंप्यूटर के सेट होगा नहीं। मोबाइल पर होगा तो एक सब्जेक्ट का होगा और कुछ ही हो पाएंगे, ये दिक्कत आ जाती है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास बुक्स होंगे ना तो वहाँ से क्वेश्चन खींच के क्रॉप करके PDF बना के हाँ, तो केवल एक सब्जेक्ट का ही होता है। तो एक ही आपका जो पार्ट है जिससे वो एक ही सब्जेक्ट है ना, इससे क्वालिटी टेस्ट होता है। हो गया? यस सर। अभी इसके न्यूमेरिकल जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें कैसे लगाना है। यही पार्ट वो है। इसका सर इसके लिए क्या हेडिंग करेंगे? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो है, ये है सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, किसके लिए? फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। वो कल वाला है। हाँ वही है, वो हमने न्यूमेरिकल की तरह बताया था और ये थ्योरी है तो वो ज़्यादा समझ में आता है। ये थोड़ा कम समझ में आया कि अलग अलग है, बहुत सारे हैं। उसमें पता चला स्क्वायर लिया तो 4 चार्जेज है, ट्रायंगल लिया तो 3 चार्जेज केवल है, डिस्टेंस में मेंशन रहता है, तो वहाँ सॉल्व करना आसान होगा। अब ये तो ऐसे आर्बिट्रेरी ले लेंगे हम, अब कितने लें? बहुत सारे होंगे। अब अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हो गया
कंटिन्यूअस की बात कर लें तो 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे एक होगा वैसे सबका होगा और ज़्यादा न्यूमेरिकल उसके आएंगे क्योंकि इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके तब कैलकुलेट करेंगे। तो उसको मान लो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में ही लिखें तो कैसे लिखेंगे ये देखिए। जैसे ये है, यहाँ पर वर्जिन है, इसके रेफरेंस में ही हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। मान लो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर चार्ज का, ऐसे प्लस चार्ज, जब तक कहा ना जाए दूसरा चार्ज नहीं लेंगे, ऐसे है। अब ये बहुत लॉन्ग है, इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग हम चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मान लो यहाँ हम एक चार्ज ले जिसको कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। अब इस पर फोर्स कैलकुलेट करना हो ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो करेंगे क्या, कंसेप्ट क्या है, इसमें एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करेंगे। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब कि एक स्मॉल चार्ज जितना छोटा पॉसिबल हो, यानी इफ वी टेक ए वेरी स्मॉल चार्ज ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए कितने लेंथ पर हम लें तो इसका कुछ तो लेंथ होगा, ये है मान लो लेंथ dl। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें, एलिमेंट्री का मतलब होता है इसकी लेंथ बहुत छोटी है, हम किसी भी पॉइंट पर वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं या बीच में कहीं कर सकते हैं। तो ये इस पर जो चार्ज है वही आपका एलिमेंट्री चार्ज होगा। तो लीनियर अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लो लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई पर कितना चार्ज है, लैम्डा है। तो इस सेक्शन पर कितना चार्ज होगा, इस सेक्शन को मान लो हमने ए बी लिखा, तो एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ये लिखेंगे, dq, तो लैम्डा टाइम्स dl होगा। अगर लेंथ कह दिया dl और लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पर चार्ज, तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा टाइम्स dl। अब इसी की वजह से यहाँ फोर्स निकालेंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा और वो फोर्स होगा dF, क्योंकि पूरे के लिए तो निकाल नहीं रहे, हम छोटे से चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा, है dF इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 के, अब यहाँ dq रहेगा अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में पोजीशन वेक्टर वाला लेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या करने यहाँ ये है, इसका पोजीशन वेक्टर है r0 और इसका पोजीशन वेक्टर है r। तो क्या लिखेंगे, मॉड r0 माइनस r क्यूब इंटू r0 माइनस r वेक्टर और dq इंटू q0। dq क्या है, स्मॉल चार्ज जो q1 की जगह था, q0 कहाँ है, q2 के जगह पर है, और बाकी सब सिमिलर है, बाकी सारे रिजल्ट सेम है। तो अब ये आप जब लिखोगे पूरा क्या लिखेंगे,
1/4πε0 k lambda dl q naught by mod r naught minus r q into r naught minus r vector 1/4πε0 k lambda dl है dq के जगह और q naught by r naught minus r का q और फिर वेक्टर r minus r naught। ये तो इतने की वजह से है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होगी तब इसका इंटीग्रल टोटल फोर्स क्या निकालेंगे तब टोटल फोर्स ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे देखिए f वेक्टर इसी का इंटीग्रल अलोंग द लेंथ जो इंटीग्रल होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए 1/4πε0 लैम्डा q नॉट ये भी चाहे बाहर कर ले और इसको अंदर भी रख सकते हो इंटीग्रल। अब यहाँ क्या आया dl अपॉन r नॉट माइनस r मॉड का क्यूब वेक्टर r नॉट माइनस r ये आया। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे जैसी कंडीशन होगी वैसे जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रल करेंगे। न्यूमेरिकल में सॉल्व करते समय ये आएगा आप ये ध्यान दीजिए। इस तरह के सवाल होंगे जिसमें आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो इंटीग्रल आना चाहिए। बिना इंटीग्रल आए आप लगा नहीं पाओगे। तो ये हो गया नेट फोर्स। तब जब डिस्ट्रीब्यूशन था तो ऐसे निकालना है। तो लीनियर के लिए अब ऐसे दूसरा आप ले सकते हो जिसमें हम एरियल या सुपरफिशियल कहते हैं। तो मान लो इस एरिया में चार्ज है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव है एक प्लेन में है ये। अब इस पर भी आप स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे स्मॉल एरिया। अब इस पर कितना चार्ज होगा जब हम एरियल या सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको लिखते हैं सिग्मा और इसको मान लो इसकी एरिया है ds या dA जो भी चाहे लिख सकते हैं ds। तो अगर सिग्मा लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो उसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया और इसका एरिया अगर ds है तो यहाँ जो dq होगा वो होगा सिग्मा टाइम्स ds। ये अब चार्ज होगा। मान लो आपका टेस्ट चार्ज फिर यहाँ पर है। अब इसका पोजीशन वेक्टर r नॉट है इसका पोजीशन वेक्टर r है तो अब ये फोर्स हुआ इस डायरेक्शन में होगा df वेक्टर और f टोटल अगर निकालेंगे उसी तरह से तो ये आएगा देखिए f इक्वल टू 1/4πε0 के आप चाहे तो सिग्मा और सिग्मा और q नॉट बाहर लिख सकते हैं चाहे तो अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल होगा अलोंग द सरफेस तो मान लो बाहर नहीं लिखा तो अंदर लिख दो सिग्मा टाइम्स ds q नॉट बाई सेम रिजल्ट r नॉट माइनस r का क्यूब इंटू r नॉट माइनस r। ये होगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मान लो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंडीशन में क्या होगा तो ऐसे वो भी दे सकते हैं लेकिन अब वो 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे इसको हम ऐसे थोड़ा देख रहे हैं ये देखिए इसमें थिकनेस आ रही है ना फिगर को थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ एक प्लेन में है अब ये प्लेन में नहीं है स्पेस में है 3 डायमेंशनल तो अंदर भी चार्ज है इसके वॉल्यूम में पूरे में चार्ज है। तब आप क्या करोगे जब यहाँ पर कोई छोटा सा कंसीडर करेंगे तो यहाँ जो चार्ज होगा dq वो रो टाइम्स dv होगा। रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
लीनियर के लिए लेमडा, सरफेस के लिए सिग्मा और वॉल्यूम के लिए रो। तो वहाँ पर dl, फिर एरिया के लिए ds, वॉल्यूम के लिए dv, बाकी सारे रिजल्ट सेम होंगे और कोई अंतर नहीं है। तो नेट फोर्स यहाँ क्या निकलेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ पर वॉल्यूम यानी इंटीग्रल अलोंग द वॉल्यूम होगा, फिर यहाँ रो dv, ये dq है, q नॉट अपॉन मॉड r नॉट माइनस r, q वेक्टर r नॉट माइनस r। तो ये रिजल्ट आएगा वॉल्यूम के लिए। तो एक ही तरह का है कि नहीं, एक में था लेमडा टाइम्स dl, बाकी सब सेम है। दूसरे में था सिग्मा टाइम्स ds और तीसरे में है रो टाइम्स dv। तो अब dv ही वेरिएबल है, ds वेरिएबल है, dl वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। तो अब r नॉट और माइनस r कैसे वेरिएबल है, आप चाहते तो लेंथ यहाँ ले सकते थे, हम चाहते तो यहाँ ले लेते, यहाँ चाहते दूसरे कोई ले लेता, तो पोजीशन वेक्टर बदल नहीं जाता। तो इसीलिए इसको इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, इंटीग्रल के बाहर उसको नहीं रखेंगे। क्लियर है। और इसीलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेमडा टाइम्स यहाँ है ना, लेमडा टाइम्स dl, तो इसको लेमडा भी कम या अधिक हो सकता है, तो ये इसको भी चाहे तो अंदर रखें, तो ये क्या रखेंगे यहाँ 1, तब क्या रहेगा यहाँ 1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने है। हम चाहें तो अगर फिक्स वैल्यू लिया लेमडा तो उसको बाहर कर सकते हैं, लेमडा टाइम्स लेमडा इंटू क्यू नॉट कांस्टेंट है, और लेमडा जो पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट होगा, यानी पर यूनिट लेंथ पर वो चार्ज है, पर यूनिट एरिया पर चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है, तो वो सब कांस्टेंट हो जाएगा। वेरिएबल में क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि कहीं भी हम ले सकते थे चार्ज को कि नहीं, एलिमेंट्री चार्ज को भी और टेस्ट चार्ज को भी। तो r नॉट भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो r माइनस r नॉट भी या r नॉट माइनस r भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रल के अंदर वो सब होंगे। तो ये होंगे बात। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस, कैसा है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे लीनियर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे तीनों समझ में आया कि नहीं। ये किसके लिए है, लीनियर के लिए, ये सरफेस और ये, तो उसी तरह आप लिख लीजिए, ये है फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये है फॉर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो सबका हो गया। कितने लोग, 15 हैं, 20 नहीं हो रहा है किसी को, मिनिमम 20 चाहिए। बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, वो भी नहीं आया अभी आज, 2-3 लड़कियां नहीं आ रही हैं पीछे जो बैठी है। कहाँ है, घूम रहे होंगे क्या। चलिए, जितना स्टडी करेंगे उतना पाएंगे। वो एक लड़की जो आती थी रोज, वो भी नहीं है, पीछे आई थी कल। ऐसे है, लोगों को बहुत इमरजेंसी है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। जी सर, काम ज़्यादा होता है। ये हो गया। यस सर, समझ में आया कुछ है?
आ गया, लगा लोगे? अभी सवाल लगवाया नहीं कोई, जब इस पर भी व्यंजन लगाओगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या। सर हाँ, इसका हेडिंग बढ़िया बोल दीजिए। जैसे वो था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसा बोला जाएगा कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पूरा लिख सकते हो, और यहाँ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। चलिए एक टॉपिक ये हो गया, अभी दूसरे टॉपिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? जहाँ तक कोई रॉकेट फोर्स आपको करे, कोई अदर मास बॉडी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी आके फोर्स प्राप्त करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर ये पड़ती है। किसी चार्ज के सराउंडिंग में, किसी चार्ज के सराउंडिंग में वो स्पेस जहां पर टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा हो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या है? इंटेंसिटी नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। अब उसमें किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक चार्ज ये है Q, तो इसके सराउंडिंग में कुछ डिस्टेंस तक, इसके सब तरफ जितने भी डायरेक्शन है, कुछ डिस्टेंस तक अगर हम टेस्ट चार्ज लें तब तक तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, और एक डिफरेंट डिस्टेंस के बाद अगर चार्ज को लेंगे तो ये कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब एक डिफरेंट रेंज तक ये फोर्स अप्लाई करता है कोई भी चार्ज। तो जितने रेंज तक वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा वही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? स्पेस अराउंड ए चार्ज, वो कोई भी चार्ज हो सकता है, आइदर ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, आइदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके सराउंडिंग में वो स्पेस जिसमें हम कोई भी टेस्ट चार्ज ले लें तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करे तो वो कहलाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी था, जैसे हम लोग किसकी ग्रेविटी में है? सन के, कि नहीं है? हम लोग किसकी ग्रेविटी में? सन के और अर्थ के, सन के और अर्थ के ग्रेविटी में है। सन के ग्रेविटी में अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटी में हम लोग हैं। तो इसका मतलब कि अर्थ के सराउंडिंग में एक डिफिनिट डिस्टेंस तक ही अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाहर ही हम क्या मानते हैं? इंफिनिटी। और इसके वेलोसिटी वगैरह ऐसे ही तो निकाला कि वो ग्रेविटी के बाहर चला जाए। तो उसी तरह का कंसेप्ट इसमें भी है कि अगर हम कोई चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो सिंगल चार्ज हो या उसके ग्रुप ऑफ चार्ज हो, उसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, किसी तरह का हो, उसके सराउंडिंग में जब कोई टेस्ट चार्ज ले और वो फोर्स का अनुभव करे तब वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है। अब हम लोग टेस्ट ही चार्ज क्यों लेते हैं, दूसरा चार्ज क्यों नहीं ले सकते? मेन पार्ट ये होता है, अगर मान लो हमने यहाँ कोई दूसरा चार्ज ले लिया तो उसका भी तो कोई फील्ड हो जाएगा, इसी डिस्टेंस चार्ज। तो ये जो पहले जो फील्ड था वो मॉडिफाई हो जाएगा, फील्ड का रेंज बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने जो टेस्ट चार्ज माना है वो यही माना था कि इतना छोटा होता है कि उसका अपना कोई फील्ड नहीं। तो इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं, नहीं तो हम आर्बिट्रेरी चार्ज भी ले सकते थे। अब अगर है टेस्ट कोई चार्ज कोई फील्ड इस तरह का, तो इसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे मान लो हमने यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू दे रखा है, अब इसकी मान लो लिमिट यहाँ तक है, इसकी रेंज यहाँ तक है, इसके बाहर जब चार्ज लेंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? मान लो हम एक पॉइंट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कैसे डिफाइन किया गया? यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी
हम पहले यहाँ पर क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि ये अपना कोई फील्ड फॉर्म नहीं करेगा और ना तो ये इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर यहाँ फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज दिया तो इस पर फोर्स लगेगा ही। किस डायरेक्शन में? अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा कि नहीं होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा नहीं। तो यहाँ प्लस और ये भी प्लस है, ये क्या है? प्लस। तो ये चार्ज केवल इस पर फोर्स लगा पाएगा, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा वो है F। अगर हम F को Q0 से डिवाइड कर दें तो वही कहलाया फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब कि हम यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालना है। अगर चार्ज से डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है? यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालना है। लेकिन हम यूनिट चार्ज नहीं ले सकते। क्यों यूनिट चार्ज क्यों नहीं ले सकते? ऐसा ही क्योंकि वो एक बिग चार्ज है। यूनिट चार्ज कितना है? अरे 1 कूलाम चार्ज है ना यूनिट चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसी से निकालो। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हम E लिखते हैं। तो 1 कूलाम क्या होगा? 1 कूलाम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉनिक। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको हम ले जाएंगे ऊपर। तो 10 टू द पावर 19 और यहाँ क्या है 1.6। अब इसमें से 10 अलग कर लो अपॉन 1.6, तो 10 टू द पावर 18 अलग हो गया। अब 10 अपॉन 1.6 या 100 अपॉन 16 तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 1 कूलम। तो बहुत बड़ा नहीं है, 10 टू द पावर 18 है और 6.25 भी है। इतने जब इलेक्ट्रॉन होंगे तब 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग यूनिट चार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि तब उसका अपना फील्ड भी होगा। लेकिन डिफिनीशन वही है, यानी फोर्स ऑन unit charge at any point in the electric field is called field intensity at that point। लेकिन उसको उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज यानी द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी उसका जो अमाउंट है, उसका जो रेशियो है, उसी को क्या कहा गया? फील्ड इंटेंसिटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हम लिख सकते हैं F अपॉन Q D। यहाँ पर ये लिमिट लेते हैं, यहाँ लिमिट dq टेंड्स टू 0। तो यहाँ dq माने स्मॉल चार्ज, वो तो अलजेब्रा में हम लेते हैं। और लेकिन dq टेंड्स टू 0 की लिमिट माने dq बहुत छोटा हो, फोर्स अपॉन चार्ज ये भी है। लेकिन उस केस में टेस्ट चार्ज नहीं लिया गया, चार्ज क्या लिया? dq। तो ये लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट dq टेंड्स टू 0। इसका मतलब कि टेक द चार्ज एज स्मॉल एज इट इज पॉसिबल। तब यही है E इक्वल टू लिमिट dq टेंड्स टू 0 F अपॉन dq। तो ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम लोग यही लेते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट में यही लिया गया है, ये नहीं लेते। जब लिमिट वगैरह वाला कंसेप्ट बहुत कम जगह लिया गया है, ज़्यादातर कैलकुलेशन हम इसी से निकालेंगे। तो ये हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं? यह तो निकाला ही है। जैसे ये देखो, हमारा ये है सेंटर जहाँ पर चार्ज है और ये मान लो डिस्टेंस है r। तो फोर्स कितना है? कितना फोर्स है? F की वैल्यू क्या है तब? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और यहाँ पर क्या है? Q। फिर Q0 बाई r स्क्वायर, ये है फोर्स मैग्नीट्यूड।
और डायरेक्शन वेक्टर जब लोगे तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आर कैप, तो आर कैप की जो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वो P मान ले रहा है, तो ये आर कैप का डायरेक्शन। तो अब ये है फोर्स, इसको जब टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो E आ जाएगा, यानी F बाई क्यू नॉट, और वही डायरेक्शन होगा जो F का डायरेक्शन है, तो क्यू नॉट कट जाएगा। अभी लिखो मत, अभी लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप, यही तो मिला। पहले यहाँ क्यू नॉट भी था, अब यहाँ केवल क्यू है, क्यू नॉट नहीं है। क्यू नॉट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो वो कैंसिल हो गया, ये क्यू नॉट हट गया। यहाँ क्यू नॉट से डिवाइड किया तो क्यू नॉट हट गया नहीं, या इसी को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दो तो क्या बचेगा, ये इतना बचाना है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो यही है फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगा, मेन पार्ट तो है डायरेक्शन, पॉजिटिव रहेगा, अब डायरेक्शन क्या होगा, माइनस रहेगा तो इनवर्ड। क्यों डिस्टर्ब लग रही हो, क्या हो गया, कुछ हो गया है, हैं? बेंच पीछे कर दो जी, जरा धके तो पीछे जाए, पीठ में लग रहा होगा ना, इतना सता के क्यों रखे, पीछे तो जगह है ही, हट गया ये, और पीछे कर दो। देखिए इसी पर IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज जब लिया था तो फोर्स कहाँ था, बाहर की तरफ था, आउटवर्ड। रिपल्सिव फोर्स था कि नहीं था, तो रिपल्सिव फोर्स है तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। चार्ज से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पर एंड होगा, कहाँ पर, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी कुछ होता ही नहीं है, एक डिफिनिट डिस्टेंस है, वहां पर जाकर के ये समाप्त होगा और ओपन रहेगा, कभी क्लोज्ड नहीं होगा, यानी क्लोज्ड कर्व नहीं रहता, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर हो सकता है, या चार्ज से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी पर, या इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के चार्ज पर आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह कभी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाता, क्लोज सर्किट है ना। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पर होता, माइनस क्यू होता, तब यहाँ जब आप प्लस चार्ज लेते तो अट्रैक्ट होता, तो इसका मतलब तब उसका डायरेक्शन ऐसे होता। कहाँ से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी से, कहाँ पर आकर के एंड हो जाता, चार्ज पर। कहाँ एंड हो जाता, चार्ज पर। तो अगर डिस्क्रीट चार्ज है और सिंगल चार्ज है तो ऐसा पॉजिटिव के लिए और ऐसा नेगेटिव के लिए, इसको आउटवर्ड कहते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल टू द चार्ज, और इसको इनवर्ड नॉर्मल टू द चार्ज। अगर उसका शेप है तब, मान लो ग्रुप है तब क्या होगा, अभी लिखो मत, सब लिखवाएंगे। मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ कहीं माइनस है, प्लस से जाता और एक दूसरे के फील्ड में है, तब क्या होगा, प्लस से चलेगा माइनस तक होगा, ऐसे ऐसे हो सकता है। प्लस से स्टार्ट होगा लेकिन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इधर से इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे, इधर यहाँ पर आएगा, है ना, ऐसे आएंगे। तो डाइपोल में इस तरह का फील्ड होता है। डाइपोल में सेम चार्जेज होते हैं, बहुत थोड़े डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस पर होंगे, तो प्लस से माइनस की ओर फील्ड होता है। अब मान लो बहुत सारी चार्जेज हैं, तब कैसा होगा। एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया इस पर कुछ साल पहले, और वो एक सवाल मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर चार्जेज हैं, सेम चार्ज है, क्यू क्यू क्यू, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अगर ऐसा है तब क्या होगा, मान लो हमने प्लस क्यू ले, तो प्लस क्यू लिया तो यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ जाए कि नहीं, और इधर यहाँ भी ऐसे बाहर की तरफ है,
यहाँ भी ऐसे बाहर की तरफ होगा क्योंकि और कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन इधर तो चार्ज है। फिर क्या होगा, यहाँ से बाहर तो ये चलेगा नहीं, यहाँ पर कहीं आकर के इसका भी एक आएगा, तो होगा क्या, ये कुछ बाहर की तरफ जाने लगेगा ऐसे, नल पॉइंट एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। ऐसे इसमें अंदर भी डेड होंगे, ऐसे हो जाए, फिर ऐसे ये भी होगा, वैसे यहाँ पर भी होगा, ऐसे इसके लिए भी, सब में ऐसे आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया IIT, तो वो बनाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व होंगे। वो क्वेश्चन है, हम देंगे आपको, बताएंगे तो पूरा उसका ऑप्शनल डायरेक्शन वगैरह सब बता करके सब बताएंगे कि कैसे चार्जेस हो सकते हैं। दूसरा, ये सिमेट्रिकल हो कोई जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ बिग चार्ज है और यहाँ स्मॉल चार्ज, तब कैसा हो सकता है, तब कैसा हो सकता है, ये जो यूनिफॉर्म रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब सेम डिस्टेंस पर लाइन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं कम डिस्टेंस होगा, कहीं लार्ज डिस्टेंस होगा। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो ये है यूनिफॉर्म। अभी कुछ लिखो मत, सब लिखवाएंगे। ये क्या है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब हो सकता है, अब ये देखो, ये पास पास है पैरेलल नॉन, और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? यस सर। एक दूसरे के पास आए या एक दूसरे से दूर जाए तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। अगर पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी यूनिफॉर्म नहीं होता। हम लोग केवल ये मानते हैं कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइनें चल रही है तब केवल यूनिफॉर्म हो सकता है, नहीं तो एक पोल से दूसरे पोल पर, क्योंकि यूनिपोल कभी होता ही नहीं मैग्नेट में, हमेशा डाइपोल होता है। लेकिन चार्ज में होता है, सिंगल चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, लेकिन मैग्नेट में कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके रिजल्ट, आपके सिलेबस का रिजल्ट, आगे चल करके हम गाउस लॉ, 4 लॉज डिस्कस करेंगे, उसी में ये सब रिजल्ट मिलेंगे। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसी में ये भी है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हो या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हो, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? अगर क्रॉस कर रही हैं तो उस पॉइंट पर, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर दो हम लाइनें, दो, जैसे मान लो ऐसे होता है, ऐसे दो लाइन, तो जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जबकि ये इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगा, ये दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकते। जब कभी कर्व होगा तो फील्ड किसी पॉइंट पर क्या रहेगा, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक, दोनों के लिए है। तो मान लो ऐसे कर्व बनाया, तो इस पॉइंट पर अगर ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अगर दो लाइनें कभी क्रॉस कर जाती तो जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जैसे किया है कि नहीं किया है। यहाँ एक इस लाइन पर है, एक इस कर्व पर, दूसरा इस कर्व पर, तो दो डायरेक्शन शो होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। अब इसमें पूरा पूछा गया, पूरा सिलेबस में आपके है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नेचर कैसा होगा। हमेशा क्या होंगे, ओपन कर्व। क्या होंगे? ओपन कर्व, स्टार्टिंग फ्रॉम
positive charge and to the negative charge are starting from positive end at infinity or starting from infinity end at negative charge। ये होता है। कभी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं। अभी बताया क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं ओपन कर्व होगा कभी क्लोज कर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार जो डायरेक्शन है प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस पे चलेगा, कभी माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस पर नहीं आता, इसलिए कभी क्लोज कर्व नहीं होगी। तो ये सब कंसेप्ट है इसके और इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा लिखिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। स्पेस अराउंड ए चार्ज, स्पेस अराउंड ए चार्ज in which a test charge experience electrostatic force, a test charge experience electrostatic force is called electric field, is called electric field। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the ratio of force on test charge at that point to the test charge, at that point to the test charge या amount of test charge, to the amount of test charge। तो ये लिखेंगे E equal to F upon Q नॉट। अब ये वेक्टर है, इसका मतलब फोर्स वेक्टर है, तो ये भी क्या है वेक्टर है। देखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख लेना E equal to F by Q नॉट। It is a vector quantity and its direction is the direction of force on test charge applied by the source charge, on test charge applied by the source charge। जो दूसरा चार्ज होता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड बाहर की ओर for positive charge and inward for negative charge, और negative charge। ये फिगर बना लीजिए। It always, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, it always an open curve, ये प्लस क्यू के लिए है, और अगर यहाँ माइनस क्यू है तो इस तरह
माइनस के लिए। इट इज ऑलवेज ओपन कर it always an open curve। It is always. Yes. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। for dipole it started from positive charge, it started from positive charge and at negative charge, पहले एक फिगर बनाइए, ये दोनों फिगर बनाओ। बन गया? फिगर बनाइए, पहले ही बना डालिए सब। ये बना दिए? बनाइए फिगर। ये अलग अलग चार्ज के लिए है। डाइपोल के लिए जब लेंगे तो ऐसा होगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं इसको। फील्ड लाइन जैसे सर फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन ये है डाइपोल। तो यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। प्लस से चलेगा और कहाँ खत्म हो जाएगा? माइनस पर। और या तो इंफिनिटी से चलेगा माइनस पर और या प्लस से चल करके इंफिनिटी तक, ये होंगे। सर रियल नहीं होती वर्चुअल होती है। हाँ? रियल नहीं होती वर्चुअल। नहीं इमेजिनरी है। हाँ, हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कोई रियल लाइन ये भी स्टेट नहीं होगा। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कोई लाइन है, ये ड्रा कर सकते हैं, बस यही है। असर रीजन में आता है। हाँ, रियल लाइन कोई ऐसा नहीं होता। बन गया? लिखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स varying The electric. if distance between the electric lines varying, it is said to be non-uniform electric field. It is said to be non-uniform electric field. जैसे यहाँ देख लीजिए है, ये non-uniform है, क्योंकि डिस्टेंस कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, तो वैरी कर रहा है, या तो घटे या तो बढ़े, अगर इंक्रीजिंग और वैरिंग तो वही हुआ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, ऑन द अदर हैंड if lines are parallel and equidistant, if lines are parallel and equidistant, then it is said to be uniform electric field। तो ऐसे है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बार बार आप ड्रा करेंगे ऐसे। और यहाँ क्या था? यहाँ नॉन यूनिफॉर्म था। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
चलिए वो लाइन लिखा दीजिए, है इमेजिनरी लाइन लिखा दीजिए। क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज लिख लो। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर या इलेक्ट्रिक लाइन्स क्यों लिखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये खींच लिए हैं, विड्रॉ हो गया। Yes. फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखिए, इफ वी टेक ए पॉइंट चार्ज if we take a point charge in free space, then force on test charge in its electric field at a distance r अब हमने फ्री स्पेस लिया है, ये हो where Point charge. r cap is a unit vector along O, इस पॉइंट को हम P लिखते हैं, along OP vector r along r vector, तो r vector का ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में r vector होगा। फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ फिर, फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये डिफिनीशन है, तो इसको जब निकालेंगे तो कट कैंसिल हो गया, ये आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर है, ये हुआ। अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, और पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, बस एक कंसेप्ट है इसमें, ये याद रखेंगे। फिगर वगैरह बना कर देखिए। अब अगर इसको हम स्पेस में दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पर यूज करना हो, तो इसी का टर्म बदल जाएगा, उसको भी लिख देते हैं कि कैसे लिया जाए। ये तो अभी यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, हमने ऐसे ले लिया, लेकिन जब ओरिजिन लेंगे तो हम चार्ज ओरिजिन पर भी ले सकते हैं, अदर देन ओरिजिन भी ले सकते हैं कि नहीं, तो उस केस में लिखे, हो गया ये। रुक जाइए। अभी आ रहा है, हो गया। Yes. इसको हटा रहा है, हाँ। ये देखिए, इसी को अब हम ऐसे ले सकते थे, यहाँ पर
मान लो हमारा चार्ज ये है, सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज यहाँ पर है और टेस्ट, अब इसका फील्ड होगा और टेस्ट चार्ज हमारा ये यहाँ पर है Q0। तो अब ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं हमेशा R0 और इसका पोजीशन वेक्टर ले लो R, नहीं ये हुआ। अब आपका यही है वर्जिन, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो x जब निकाले हैं तो अभी निकाला था, देखिए f इक्वल टू लिखा था 1/4 एप्सिलॉन। अभी फ्री स्पेस दिया हूं तो k नहीं ले रहा है, अगर मीडियम में होगा तो k भी लेंगे। यहाँ पर था Q0 बाई अब था R0 माइनस R और क्या पावर स्क्वायर की Q। जब पोजीशन वेक्टर होगा तब स्क्वायर, सॉरी यूनिट वेक्टर, और जब पोजीशन वेक्टर होगा कि Q। तो यहाँ है Q R0 माइनस R, ये था फोर्स कि नहीं था, हमारा ये सोर्स चार्ज है, यानी जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। तो इस पर फोर्स निकालना है तो पहले वो रहेगा, पहले बता चुके हैं। अब E क्या आएगा, E इक्वल टू F बाई Q0 है तो Q0 हट जाएगा, तो E इक्वल टू ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R0 माइनस R, स्क्वायर क्यों आएगा, Q आएगा R माइनस R0 माइनस R वेक्टर। तो ये फील्ड इंटेंसिटी। किसी को डाउट हो बताओ, कल भी निकाला था फोर्स, आज भी चाहे वो वेक्टर निकाल सकते हो। हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है, ये डिस्टेंस चाहिए होता और फिर डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए रूप में लिखा। अगर वो ना आ रहा हो फिर से हम बता दें कि नहीं, वो से वहां तक फिर यहाँ से यहाँ तक तब ये मिलेगा तो उसी से कैलकुलेट करेंगे कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, केवल मैग्नीट्यूड। ये इतना जो ब्रैकेट में है क्या है, वहां मैग्नीट्यूड अलग है। अब यहाँ तो ये वेक्टर फॉर्म है तो ये आएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है तो इसीलिए क्यू आया, और यहाँ क्या है स्क्वायर है। तो बेस तो यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन होता नहीं, मैग्नीट्यूड एक है और उसमें जो डायरेक्शन होगा वही इस पूरे का डायरेक्शन हो जाता है। और यहाँ तो पूरा वेक्टर ही लिखा है, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है वही रहे। क्लियर है? तो जब ये वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तब ऐसे रहेगा। तो इसी तरह फील्ड भी निकाल सकते हो। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो उसके वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो उसके लिए भी उसी तरह जैसे अभी निकाला था इंटेंसिटी भी तो Q0 केवल हट जाएगा, Q0 हट जाएगा, बाकी सारे नजर रहेंगे। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ केवल सोर्स चार्ज है, Q0 नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट यूनिट वेक्टर के लिए है कि नहीं है। तो यहाँ एक चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, उसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज था। और 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है Q बाई, अब ये भी मैग्नीट्यूड है, मॉड R0 माइनस R का क्यूब वेक्टर R माइनस R0। तो इसका डायरेक्शन वही है तो इसका डायरेक्शन कि नहीं। अरे यहाँ चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो, फिर से एक बार देख लो, ऐसे बता रहा। ये मान लो वो है, यहाँ पर आपका A है और यहाँ मान लो B है, ये A है और ये B है, तो OA क्या हुआ, OA और प्लस AB इक्वल टू क्या मिलेगा, OB। तो AB क्या मिला, OB माइनस OA। तो OB क्या है, OB ही R0 है, देखो ना, और माइनस R, तो AB वेक्टर यही तो मिला। और इसी के बाद हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो
अब वो जब निकालते हैं तो A इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पहले तो R स्क्वायर तो मॉड AB का स्क्वायर इनटू AB के अलाम यूनिट वेक्टर बस सर आ रहा है। अब इसको जब हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं अब ये पहले यूनिट वेक्टर लिखो क्या होता है ये है Q अपॉन मॉड AB का स्क्वायर और ये वेक्टर AB यहाँ यूनिट वेक्टर है अपॉन मॉड AB यही तो यूनिट वेक्टर है तो इसीलिए क्यूब हो गया इसीलिए क्या हो गया तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन मॉड AB Q और वेक्टर AB अब वेक्टर AB यही तो था यही चीज अब ये है कि नहीं देख लो फिर से लिख दिया आया क्लियर। तो हमेशा ये किसके लिए कर रहे हैं बार बार पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज होगा तो उल्टा हो जाएगा ध्यान रखिए एक ही लिखे ना इसलिए बार बार दोनों लिखोगे कंफ्यूज हो जाओ ये हमेशा किसके लिए ले रहा है पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे तो इसका उल्टा होगा। अरे भाई यहाँ जब आप माइनस चार्ज लोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल नहीं जाएगा तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा उसी का क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ जो आया है R0 माइनस R कब आएगा R माइनस R कि नहीं आएगा तो ये याद रखेंगे कि जो भी डेरिवेशन कर रहा है वो पॉजिटिव के लिए। चलिए अगले दिन इसके आगे डाइपोल वगैरह है वो डिस्कस करेंगे।